प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज की कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आपसे जो हमारी कक्षा चलेगी उसके जो पीडीएफ नोट्स होंगे या नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप वहाँ से इसके पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है लोक सदन की शक्तियां और कार्य, इस पर हम बात करते हैं। जो ब्रिटेन में लोक सदन है उसकी शक्तियां हैं जो और जो कार्य हैं वो काफ़ी अधिक हैं, क्योंकि लॉर्ड सभा वहाँ क्या है, शक्ति विहीन है। तो ब्रिटिश लॉर्ड सभा के कार्यों को हम चार भागों में बांट सकते हैं, चार भागों में देख सकते हैं। पहला है ब्रिटिश लोक सदन की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां या उन्हें उसके अधिकार कर्तव्य भी कह सकते हैं। ब्रिटेन में संसद का जो अर्थ है वो है राजा, लॉर्ड सभा एवं लोक सदन। किंतु जब हम वास्तविक रूप में देखते हैं तो जो लॉर्ड सभा है वो क्या है, शक्तियों का कम उपभोग करती है और शक्तियां लोक सदन के द्वारा अधिक उपभोग की जाती है। और इसका रीजन यह है क्योंकि लॉर्ड सभा जो है वो निर्वाचित संस्था नहीं है, जबकि लोक सदन क्या है, निर्वाचित संस्था है। और इसलिए यही क्या है, अपनी शक्तियों का क्या है, सॉरी, जो संसद है उसकी शक्तियों का ज़्यादा प्रयोग करती है। लोक सदन वह संस्था है जिसे साधारण और संवैधानिक दोनों प्रकार के कानून निर्माण करने का अधिकार है। चाहे साधारण कानून हो और चाहे संविधान से संबंधित कानून हो, दोनों कानूनों को बनाने की शक्ति लोक सदन को दी गई है। विधि निर्माण के क्षेत्र में अंतिम निर्णय लोक सदन को ही प्राप्त है। यानी कि कानून निर्माण के क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड सभा सिर्फ किसी बिल को 1 वर्ष तक रोक सकती है, उसके पश्चात लोक सदन द्वारा वो स्वतः ही पारित माना जाएगा और खुद ही क्या है, वो बिल बन जाएगा। तो लॉर्ड सभा केवल विधेयकों के कानून को रूप में लेने में क्या है, कुछ विलंब कर सकती है, जो कि 1 साल अधिकतम है। धन विधेयक पर लॉर्ड सभा को केवल 1 महीना और साधारण विधेयकों पर 1 वर्ष का स्थगन विशेषाधिकार प्राप्त है, यह हमने पीछे पढ़ा था। राजा की स्वीकृति देने और शक्ति औपचारिक मात्र है। लोक सदन देश के प्रत्येक स्थान, वस्तु और व्यक्ति के संबंध में कानून बना सकता है। उसकी शक्ति पर न्यायिक पुरलावकन जैसा कोई बंधन नहीं है। एक नया शब्द आया है, न्यायिक पुनरावलोकन। इसकी बात हम जब अमेरिकी संसद का हम अध्ययन कर रहे होंगे वहां मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द अमेरिका संसद की विशेषता है। इसका अर्थ होता है कि न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त होना, इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। आप साधारण शब्दों में समझिए कि संसद ने अगर कोई कानून बनाया है और वो गलत है और न्यायालय को लगता है, तो न्यायालय उसकी जांच पड़ताल उस पर उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, समीक्षा कर सकता है और अपना निर्णय दे सकता है। उसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। भारत में भी न्यायालय के पास ये शक्ति प्राप्त है, यह आपको ध्यान रखना है। लोक सदन की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का यह पक्ष सैद्धांतिक अधिक है, क्योंकि उसकी व्यवस्थापन शक्तियां व्यवहारतः मंत्रिमंडल के हाथों में केंद्रित हो गई है। परंतु मंत्रिमंडल लोक सदन पर केवल तभी तक प्रभुत्व रखता है जब तक कि उसे लोक सदन के बहुमत दल का समर्थन प्राप्त है। तो बहुत साधारण सी बात कह रहे हैं कि लोक सदन की जो शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है और मंत्रिमंडल में लोक सदन द्वारा ही चुने हुए व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए साधारणतः मंत्रिमंडल भी लोक सदन पर नियंत्रण की कोशिश कम ही करता है। अब जो दूसरा अधिकार है लोक सदन का, वो है वित्तीय अधिकार व कर्तव्य को हम देखेंगे। राष्ट्रीय वित्त पर लोक सदन का एक छत्र नियंत्रण होता है। एक छत्र नियंत्रण होता है। वित्त विधेयकों की स्थापना लोक सदन में ही हो सकती है
उसको ही बजट के संबंध में एकाधिकार प्राप्त है। लोकसभा वित्त विधेयकों को अधिक से अधिक 1 माह के लिए क्या है, विलंबित कर सकती है। इसको हमने पीछे भी पढ़ा था। परंतु वित्तीय क्षेत्र में भी लोक सदन की शक्तियों का व्यवहारिक पहलू दूसरा ही है। राजकीय बजट का निर्माण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा ही उसे लोक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। राजकीय बजट का निर्माण क्या है, मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, और उस मंत्रिमंडल का जो वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा लोक सदन में उसे प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि लोकसभा में क्या है, बाद में भेजा जाता है, पहले लोक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी लोक सदन विधेयक राजा की सिफारिश पर ही लोक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अगर वित्त विधेयक हमको लोक सदन में प्रस्तुत करना है तो उससे पूर्व हमको राजा की स्वीकृति या राजा की सिफारिश उस पर होनी चाहिए, उसके पश्चात ही उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। और राजा की सिफारिश व्यवहार में मंत्रिमंडल की ही सिफारिश होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का समर्थन अगर उस बजट को प्राप्त है तो यह माना जा सकता है कि राजा उसे क्या है, स्वीकार कर ही देंगे। राजा का सिग्नेचर मात्र क्या है, एक औपचारिकता है। ठीक है, जब तक राजमुकुट की ओर से मांग नहीं की गई हो वह न तो कोई वित्तीय अनुदान पास कर सकती है और न कोई कर ही लगा सकती है। बजट पेश हो जाने के बाद भी लोक सदन को उसमें कटौती करने का या उसे अस्वीकार करने का अधिकार रहता है। वो अपनी ओर से व्यय में कोई वृद्धि नहीं कर सकती और न कोई नवीन व्यय या कर प्रस्तावित कर सकती है। यानी कि लोक सदन के पास बजट को पास होने के पश्चात भी उस पर अगर वो किसी कारणवश कटौती करना चाहती है तो उस पर उसको अधिकार प्राप्त होता है, किंतु राजा की स्वीकृति क्या है, उसके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। दलीय बहुमत के कारण मंत्रिमंडल किसी भी वित्तीय विधेयक या बजट को प्राय उसी रूप में पारित करा लेते हैं जिस रूप में उसे वह प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल उस दलीय पद्धति में क्या होता है कि मंत्रिमंडल उस दल का निर्मित होता है जिस दल में का क्या पास क्या है, बहुमत होता है, संसद में बहुमत होता है। तो इस कारण जो मंत्रिमंडल ने विधेयक जैसा बनाया है और संसद में क्योंकि उसके दल के सदस्यों का बहुमत है तो इस कारण जैसा उसने बनाया है वो वैसा ही पास आउट हो जाता है। मैंने आपको बार बार कहा है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को पढ़ने के लिए आप भारत की शासन व्यवस्था को भी अगर पढ़ा है आपने तो आपको उसको समझने में क्या है, आसानी होगी। लोक सदन राष्ट्रीय वित्त को विभिन्न तरीकों से नियमित करता है। अगर मंत्रिमंडल कभी अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करे तो जो लोक सदन है संसद का वो उसे तब भी नियंत्रित कर सकता है, और किस किस तरीके से नियंत्रित कर सकता है वो हम आप बात करेंगे। जैसे अर्थोपाय अथवा उपायों और साधनों की समिति, यानी कि समिति के माध्यम से बजट पर जांच की जा सकती है। सप्लाई समिति, विनियोजन अधिनियम और कंप्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल, यानी कि एक तो आपका अर्थोपाय अथवा उपायों और साधनों की समिति, एक तो ये समिति हो गई, एक सप्लाई समिति हो गई। इसके अलावा विनियोजन अधिनियम, ये एक्ट है, उसके द्वारा हो सकता है। फाइनेंस एक्ट है, वित्तीय अधिनियम है, उसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। कंप्ट्रोलर तथा कंप्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल का अर्थ होता है एक जो लेखा रखेगा और एक जो उन लोगों के ऑडिट करेगा। तो ऑडिटर जनरल भी क्या है, जो बजट बनाया गया है उस बजट की जांच कर सकता है, या जो भी खर्चे किए गए हैं उनकी जांच की जा सकती है। तो उससे भी क्या है, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सार्वजनिक हिसाब किताब की समिति के द्वारा हिसाब किताब की जांच की जाती है
और प्रश्नों पर वाद विवाद के द्वारा व्यय करने के तरीकों की आलोचना की जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब बजट रखा जाता है तो उसके बाद उस पर चर्चा होती है, तो चर्चा में कोई सदस्य प्रश्न कर सकता है कि आप इस चीज़ पर खर्च क्यों कर रहे हैं और इस चीज़ पर क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर इस पर इतना अधिक खर्च कर क्यों कर रहे हैं। तो प्रश्न और पूरक प्रश्न के माध्यम से क्या है, नियंत्रण रखा जा सकता है। उसके पश्चात तीसरा जो लोक सदन की शक्ति है वो उसको देख लेते हैं। कार्यपालिका संबंधी अधिकार या शक्तियां। मंत्रिमंडल के हाथ में कार्यपालिका संबंधी इतनी अधिक शक्तियां हैं कि यदि उसे नियंत्रित न किया जाए तो वह क्या है, तानाशाह भी बन सकती है। इसलिए लास्की महोदय ने लिखा है कि सरकार बनाना तथा उसे राजकाज करने का नियमित अधिकार प्राप्त कराना या न कराना करना लोक सदन का ऐसा प्रमुख कार्य है जिस पर अन्य सब कार्य क्या है, निर्भर करते हैं। लोक सदन यदि सरकार को प्रशासन कार्य चलाने के लिए आवश्यक नियमित अधिकार प्रदान न करे और उसे अपना आवश्यक समर्थन न देती रहे तो सरकार का काम चलाना असंभव हो सकता है और संपूर्ण प्रशासन तंत्र क्या है, ठप पड़ सकता है। तो आपने देखा कि जो लोक सदन है उसके पास कार्यपालिका से संबंधित भी क्या है, शक्ति है। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल की स्थिति लोक सदन की एक समिति जैसी है। लोक सदन प्रश्न, आलोचना, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, वित्तीय अधिकार आदि विभिन्न साधनों से उसे नियंत्रित करता रहता है तथा उसके कार्यों का निरीक्षण करता रहता है। यानी कि जो कार्यपालिका है वो मंत्रिमंडल को भी नियंत्रित करती है, यानी कि जो संसद का निचला सदन है लोक सदन, वो क्या है, कार्यपालिका को काफी तरीकों से क्या है, नियंत्रित करती रहती है। किंतु इस क्षेत्र में भी व्यवहारिक दृष्टि से लोक सदन बहुत सीमा तक मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना है। दलीय अनुशासन और बहुमत के कारण मंत्रिमंडल लोक सदन पर छाया रहता है और उसके अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक विधेयक पारित करवा लेता है। तो इतनी चीजों के होने के बावजूद भी क्या है, जो लोक सदन है वो मंत्रिमंडल पर नहीं, मंत्रिमंडल लोक सदन पर हावी है। क्यों? क्योंकि अगर लोक सदन मंत्रिमंडल को समर्थन नहीं देता है तो मंत्रिमंडल क्या है, क्योंकि मंत्रिमंडल की स्थिति ये होती है कि एक भी सदस्य अगर किसी समय उसके विपक्ष में बहुमत मत दे तो उससे क्या है, सरकार गिरने का भय रहता है। तो इसलिए मंत्रिमंडल भी क्या है, लोक सदन पर नियंत्रण रखता है। वैसे व्यवहार में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो सरकार है वो एक ही दल की होती है, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे वो व्यवस्थापिका हो, संसद हो, तो एक ही दल की सरकार होती है। तो इससे क्या है, नियंत्रण रखना आसान होता है और दलीय एकरूपता के कारण ऐसा होता नहीं है। पर कभी परिस्थिति आए तो जो कार्यपालिका है वो विधायिका पे भी नियंत्रण कर सकती है और जो विधायिका है वो कार्यपालिका पे भी नियंत्रण कर सकती है। यानी अर्थात जो संसद है, संसद में लोक सदन है, लोक सदन मंत्रिमंडल पर नियंत्रण कर सकता है और मंत्रिमंडल लोक सदन पर भी नियंत्रण की स्थिति में रहता है, वो हमने देखा। व्यवहार में नीति निर्माण संबंधी अधिकांश निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं। लोक सदन की स्वीकृति केवल औपचारिक होती है। इसके अतिरिक्त लोक सदन मंत्रिमंडल से कुछ मामलों की जानकारी मात्र ही प्राप्त कर सकता है। लोक सदन के कटौती प्रस्तावों या स्थगन और अविश्वास प्रस्तावों का भी व्यावहारिक महत्व अधिक नहीं है, क्योंकि लोक सदन को अधिकांश में वही करना पड़ता है जो मंत्रिमंडल चाहता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने में भी सदस्यों को यह भय रहता है कि कहीं प्रधानमंत्री राजा से कहकर लोक सदन को ही भंग न करवा दे। इस स्थिति में सांसदों को नए चुनावों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वे सामान्यतः तैयार नहीं होते हैं। तो आपने देखा
कि किस प्रकार मंत्रिमंडल लोक सदन पर भी नियंत्रण रखता है, किंतु लोक सदन भी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है। और जो अंतिम शक्ति है लोक सदन की, वो है जनता की शिकायतों का निवारण। लोक सदन के सदस्य जनता के प्रतिनिधि हैं। वे जनता की शिकायतों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं और उसका निवारण करने के लिए उसे बाध्य करते हैं। वास्तव में लोक सदन का विरोधी दल जनता की स्वतंत्रता का रक्षक है। किसी भी लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो क्या होता है? स्वतंत्रता का रक्षक होता है, क्योंकि अगर सरकार कोई भी गलत कार्य कर रही है तो वो उसको जनता तक पहुंचाता है। सदस्य, विशेषकर विरोधी दल के सदस्य, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछते हैं। कभी भी सरकार के जो दल के लोग हैं वो नहीं पूछेंगे। वो पूछ सकते हैं पर कभी नहीं पूछेंगे। हमेशा कौन पूछता है? विपक्ष ही ऐसे प्रश्नों को पूछता हुआ आपको मिलेगा किसी भी लोकतंत्र में। ये लोक सदन के आलोचनात्मक कार्यों के फलस्वरूप उदासीन एवं अक्षम प्रशासन से जनता को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त होता है। यानी कि अगर कोई बिल गलत बन रहा है, जैसे अभी आपने देखा होगा भारत में किसान आंदोलन का मामला उठ रहा है, तो सरकार हमेशा हर दिन क्या है, उस बिल के पक्ष में अपनी बातें रख रही है और विपक्ष ही क्या है, किसानों के साथ खड़ा है। क्यों है? क्योंकि उसका दायित्व है कि वह सरकार की आलोचना करे। अगर वह भी सरकार के कार्यों का समर्थन करता हुआ मिले तो फिर वो किस बात का विपक्ष? उसका कार्य है कि सरकार को क्या है, विपक्ष की एक यही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सरकार के कार्यों को अच्छे से अच्छे कार्यों का उसमें अगर कोई खामियां हैं तो उसको वह जनता तक रखे, ताकि उन खामियों को भी हटाते हुए उसे और अधिक श्रेष्ठ विधेयक बनाया जा सके। तो जो विपक्ष है वही क्या है, दल से, जो मंत्रिमंडल है उससे प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछते हैं। ये लोक सदन के आलोचनात्मक कार्यों के फलस्वरूप उदासीन एवं अक्षम प्रशासन से जनता को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त कराते हैं। लोक सदन लोकतांत्रिक शासन का वह आधारभूत स्तंभ है जिसके बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। यानी कि ब्रिटेन में जो लोक सदन है वही क्या है, एक स्तंभ है जिसके बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी लोकसभा निर्वाचित सदस्य निर्वाचित नहीं होती है, राजा निर्वाचित नहीं होता है, सिर्फ लोक सदन ही है जिसमें सदस्य क्या है, निर्वाचित हैं। लोक सदन के कारण ही राष्ट्र का शासन जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की अनुमति और सहमति से संचालित होता है। अतः देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने में लोक सदन की क्या है, अहम भूमिका है। तो हमने आज लोक सदन को की जो शक्तियां हैं उनको जाना। अब कल के दिन हम जो ब्रिटेन की संसद की समितियां हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।